अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर परमुटेशंस। ठीक है, तो पहले हम बुक से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद हम कंसेप्ट को एक वाइट पेज पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। द परमुटेशंस ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशंस। सिंपल आप इसको ये कह सकते हैं कि ऐसी परमुटेशंस जो कि एक सर्कल पे हों, एक सर्कल पे रिप्रेजेंट की जाए, उन परमुटेशंस को हम सर्कुलर परमुटेशन कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन हम कहते हैं अरेंजमेंट्स को। ठीक है, किसे कहते हैं? अरेंजमेंट्स को। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था। ऐसी अरेंजमेंट जिनको सर्कल पे किया जाए, या अगर हमारे पास एक सर्कल आ गया है, इस पे हम कोई चीज़ अरेंज करना चाहते हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम सर्कुलर अरेंजमेंट कहा करेंगे। ठीक है, नोट यहाँ पे आ गया है डैट इन केस ऑफ लीनियर परमुटेशंस। ऐसी परमुटेशन जो हम किया करते थे पिछले लेक्चर्स में, इनको हम कहते हैं लीनियर परमुटेशंस। ठीक है, और अगर हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, तो ये सर्कुलर परमुटेशन होगा। तो लीनियर परमुटेशन टू डिफरेंट परमुटेशंस होती थी कैन डिफाइन द सेम सर्कुलर परमुटेशन। यानी कि यहाँ पे जो दो अरेंजमेंट हुआ करेंगी ना, वो अलग अलग हुआ करेंगी। यहाँ पे जो दो अरेंजमेंट्स होंगी वो एक तरह की हुआ करेंगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट मैं पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए कि ऐसी अरेंजमेंट जो कि एक सर्कल पे हो, यानी कि ये हमारे पास एक सर्कल आ गया है, इस पे हम चीज़ों को अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ तो अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अगर मेरे पास ये वाले तीन ऑब्जेक्ट है, तीन पर्सनस है। ठीक है, ये तीन पर्सनस है। अगर इन तीन पर्सनस को मैंने अरेंज करना है सर्कल के ऊपर, तो कैसे करूँगा? देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ए को रख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे बी को रख लूँगा और यहाँ पे सी को रख लूँगा। ठीक है, ये मैंने तीन पर्सनस को अरेंज कर दिया। ठीक, अब दोबारा अगर मैं इनको सर्कल पे लेके आऊँ, तो सर्कल पे लेके आने के डिफरेंट वेज हैं जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिएगा, ये दोबारा मैंने तीन सर्कल बना लिए, ये भी मैंने सर्कल तीन बना लिए। ठीक है, सर्कल पे अरेंज कर रहा हूँ चीज़ों को, तो ये सारी सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे ए को रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी को रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सी को रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ए को रख लिया, यहाँ पे मैंने बी को रख लिया, यहाँ पे मैंने सी को रख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए सी और यहाँ पे बी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे ए सी बी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ए सी और बी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 6 परमुटेशंस आ गई। कितनी? 6 परमुटेशंस। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर करें, तो ये तीनों परमुटेशंस एक जैसी हैं। एक जैसी कैसे? तो अगर मैं आपको कहूँ कि देखें, यहाँ पे एक सर्कल बनाकर यहाँ पे कंसेप्ट समझाने लगा हूँ। देखें, ये फ़र्ज़ किया है कि ये एक पूरा खाली मैदान है या एक डब्बा है। ठीक है, एक डब्बा कह लें आप, एक डब्बा है। ठीक है, चार की एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ। ये डब्बा है, यहाँ पे मैंने एक डब्बा यहाँ रख लिया, एक यहाँ पे बेड लगा दिया, बेड लगाया, एक यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया, एक यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया। ठीक है, एक यहाँ पे बेड लगा दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बेड पे मैं एक बच्चे को सुला देता हूँ जिसका नाम ए है, इस पे भी एक बच्चे को सुला देता हूँ जिसका बी है, इस पे भी एक बच्चे को सुला दिया जिसका नाम सी है, इस पे भी एक बच्चे को सुला दिया जिसका नाम डी है। ठीक है, अब जब वो सो जाते हैं बच्चे, तो मैं क्या करता हूँ, जब बच्चे सो जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, ए वाले बच्चे को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, बी वाले बच्चे को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, सी वाले को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, डी वाले को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब जब वो बच्चे उठेंगे, तो जब बच्चे उठे तो बच्चों को पता ही नहीं चलना कि हमारी जगह चेंज की गई है कि नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर पिंक के देखें तो पिंक के राइट पे अगर हम देखें तो बी था, लेफ्ट पे अगर हम देखें तो डी था। पिंक वाले के यानी कि ए के अगर हम लेफ्ट पे राइट पे देखें तो बी आता था, सही है, और अगर हम इसके लेफ्ट पे देखें तो डी आता था। ठीक है, लेकिन जब हमने ए की जगह चेंज करके ए को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ए के
राइट पे बी आ रहा है और ए के लेफ्ट पे क्या आ रहा है, ए के लेफ्ट पे डी आ रहा है। तो अब भी देखें तो ये चीज़ तो सेम ही रही ना, ठीक है। और मज़े की बात ये है, ये कहेगा कि मेरे पीछे तो दीवार थी, तो यहाँ अगर डिस्कस किया जाए तो इसके पीछे भी तो दीवार ही है। तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकला कि अगर हमारे पास ए बी सी डी लिखा हुआ है, यानी कि ए बी सी डी इस तरह बना हुआ है, यानी कि ये चीज़ बनी हुई है, तो आप चाहें तो इन सभी को कैंसिल करके आप ए बी सी डी लिख दें, फिर भी वही बात रहेगी। आप चाहें तो यहाँ से ए बी सी डी स्टार्ट कर लें, फिर भी वही बात रहेगी। चाहें तो यहाँ से ए बी सी स्टार्ट कर लें, फिर भी वही बात रहेगी। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि ए की इस साइड पे बी है और इस साइड पे सी है। इसी तरह ए के राइट पे बी है, तो ए की अगर हम देखें तो राइट साइड ये वाली आएगी ना, तो यहाँ पे ए की एक साइड पे बी और दूसरी साइड पे सी, ठीक है। ए के आगे बी है और फिर ए के पीछे क्या है, सी है। तो ये तीनों परमुटेशंस आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे इसको 3 नहीं बल्कि 1 गिना जाएगा, ठीक है। 3 नहीं बल्कि 1 गिना जाएगा। यहाँ पे देख लें तो ए के पीछे बी है और ए के आगे सी है। यहाँ पे देखें तो ए के पीछे बी है, ए के आगे सी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए से आगे जो है वो सी है और ए के पीछे बी है। तो ये सारी भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इन सभी को 1 2 3 नहीं माना जाएगा, बल्कि इस सभी वाले पार्ट को 1 माना जाएगा, यानी कि इस सभी पार्ट को एक परमुटेशन माना जाएगा और इस सभी पार्ट को दूसरी परमुटेशन माना जाएगा। और अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है तो उस वक़्त हमारे पास अगर हमारे पास 3 पर्सन्स हैं ए बी सी, तो उनकी सर्कुलर परमुटेशंस कितनी आई, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, यानी कि टोटल इनकी सर्कुलर परमुटेशंस 2 आई हैं। 2 कैसे आई, एक ये वाली, कोई भी इन तीनों में से एक लिख लें, और एक ये वाली, इन तीनों में से कोई एक लिख लें। तो ये हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसी की बजाय अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करते, यानी कि यहाँ पे आपको मैं छोटा करके दिखाता हूँ, बल्कि छोटा तो नहीं हुआ, चले खैर है। अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करें, किसकी, लीनियर, इसका पता चल गया ना। अब हम लीनियर अरेंजमेंट की बात कर लें तो लीनियर अरेंजमेंट में इस तरह करना था कि हमारे पास ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट थे ना, तो हम इस तरह उनको अरेंज कर सकते थे, यानी कि यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, ठीक है। ए के बाद बी और फिर सी। और फिर देखें कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता ए बी सी, तो ये चीज़ें आपस में डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता ए बी सी, तो ये भी चीज़ अलहदा है, ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी है, ये सी ए बी है, ये बी सी ए है। लेकिन अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में ए बी सी, यानी कि ए के आगे बी है और ए के पीछे सी है, ये भी वही है। और अगर हम ए को यहाँ रख लें और ए के आगे बी यहाँ रख लें, ए के पीछे सी रख लें, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ पे रख दूँ तो ए के आगे बी और ए के पीछे सी, तो ये भी आपस, ये तीनों मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन में देखें तो 3 चीज़ें मिलके एक ही चीज़ बना रही है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, इसको कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखें कि अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स होते, कितने, 2 की ले लेते हैं एग्जाम्पल, छोटे से स्टार्ट करते हैं ना। 2, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते तो 2 ऑब्जेक्ट की अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ए और बी, यानी कि देखें तो ए के आगे बी आ रहा है और बी के आगे ए, ठीक है, ये भी। और अगर मैं इस तरह कहूँ कि ऊपर में बी रख लेता, नीचे ए रखता, तो यहाँ भी देखें तो ए से आगे बी आ रहा है और बी के आगे ए आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसकी लीनियर अरेंजमेंट देखता तो फिर ये ए बी, ये एक अलग चीज़ थी, बी ए, ठीक है, यानी कि ये देखें ना, ए के आगे बी और यहाँ पे ए के आगे इस तरह बी, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो लीनियर में अलग-अलग चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन सर्कुलर में वो एक जैसी बन जाती हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कितनी चीज़ें इकट्ठी बनती हैं। अगर 2 एलिमेंट थे तो अगर 2 एलिमेंट थे, यानी कि 2 पर्सन थे ए और बी, ठीक है, तो फिर सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 जो है उसका फ़र्क आएगा, यानी कि 2 अरेंजमेंट सेम हुआ करेंगे। अगर 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 सेम हुआ करेंगे। इसी तरह अगर 4 होते, यानी कि सर्कुलर में अगर 4 की बात कर लेते, ए बी सी डी, ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगी। फिर आप ए को यहाँ से स्टार्ट कर लें, दूसरी ये हो जाती, ए को यहाँ से स्टार्ट कर लेते, तीसरी ये हो जाती, ए को यहाँ से स्टार्ट कर लेते, चौथी ये हो जाती। यानी कि आप ए को यहाँ से स्टार्ट करके भी इस तरह लेके जा सकते थे, ए को यहाँ से स्टार्ट करके भी इस तरफ ले जा सकते, आप ए को यहाँ से भी स्टार्ट करके इस तरफ लेके आ सकते थे, आप ए को यहाँ
ठीक है, तो जितने एलिमेंट्स हों उतनी ही अरेंजमेंट्स आपस में इक्वल होती है। अब देखें, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एग्जांपल अब देता हूँ कि मेरे पास 5 एलिमेंट है, कौन कौन से, या 5 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी और ई। अगर इसकी मैं लीनियर अरेंजमेंट देखूंगा तो अगर लीनियर अरेंजमेंट एक है, तो अगर मैं इसकी सर्कुलर अरेंजमेंट देखूंगा तो 5 सर्कुलर अरेंजमेंट जो है उसका आंसर इस एक के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि 5 सर्कुलर अरेंजमेंट सेम आया करेंगी। तो सेम आया करेंगी, तो सेम को निकालने के लिए मुझे 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 वाले एलिमेंट है तो 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 2 वाले एलिमेंट है तो 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे छोटी से बताता हूँ। फ़र्ज़ किया है 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मैंने ए और बी ले लिया। ठीक है, और आपको पता है कि इसको हम फिर इस तरह भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे ए रख लिया। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये सेम है। लीनियर की बात करें तो लीनियर में 2 आ जाने थे, ए बी और बी ए। ठीक है, ये लदा अरेंज किया तो एक ये है, एक ये है, कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि 2 अरेंजमेंट आई, 2। अगर हम सर्कुलर की फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हम इसकी फाइंड करें, जो भी इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आंसर आ गया 1, तो इसका मतलब है इसकी सर्कुलर अरेंजमेंट 1 आएगी। नहीं समझ आई? 3 वाले की एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं ना, तो देखिएगा 3 एलिमेंट्स की टोटल कितनी अरेंजमेंट बनती है वो सारी मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, 3 एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट्स अगर ए बी सी है तो एक ये वाली लीनियर अरेंजमेंट बन गई, एक मेरे पास बन गई ए बी सी, एक ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और एक मेरे पास बन जाएगी ए बी सी, एक ये वाली बन जाएगी, 3 ये हो गई। अब देखें ए सी बी और ए सी बी और फिर ए सी बी, तो 3 ये बन गई। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो है वो 6 अरेंजमेंट बनी लीनियर। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ए बी सी, अब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपस में सेम है, तो इस सारे को एक काउंट किया जाएगा, कितना, एक काउंट। ठीक है, यानी कि ये जो 3 आई हैं इसके मुकाबले में ये सिर्फ एक आएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ए सी बी, अब यहाँ पे आएगा ए सी बी और अब यहाँ पे आएगा ए सी बी। ठीक है, अब ये तीनों भी आपस में सेम है। कैसे सेम है, आपको बताया है कि ए के लेफ्ट पे, यानी कि ए के पीछे बी है, आगे सी, ए के आगे सी है, पीछे बी, ए, तो ये सारी सेम ही है। ठीक है, तो ये सारी इन तीनों की जगह पे ये एक होगा। ठीक है, तो टोटल लीनियर की बात करें, टोटल लीनियर 6 थी, तो 3 एलिमेंट है, 3 पे डिवाइड करूंगा तो 3 2 बार 6, जो आंसर आएगा वो सर्कुलर का होगा। तो देखे सर्कुलर हमारे पास 2 निकल के आई। ठीक है, तो इस तरह से अब हम एग्जांपल लेते हैं एन ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, कितनी, एन ऑब्जेक्ट्स की, और अपना फार्मूला हम निकालते हैं। इन जनरल क्या फार्मूला आएगा, तो अब ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे तीसरा आएगा, यहाँ पे चौथा आएगा, सो ऑन करता करता गया कहाँ तक, एन तक जाएगा। कहाँ तक, एन तक। अगर एन तक वाले की मैंने लीनियर अरेंजमेंट देखनी है तो आपको पता है कि सबसे पहले एन, फिर यानी कि एक और एग्जांपल्स बताता हूँ। देखें 3 एलिमेंट थे ना, तो 3 ही प्लेसेस है अगर हमारे पास, तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों को अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे बाकी 2 रह जाएंगे, बाकी एक, तो इसका आंसर आ जाता था 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आ जाता था। और हम पीछे एग्जांपल देख के भी आए, अगर 2 हैं तो 2 को हमने अरेंज करना है, तो यहाँ पे 2 में से कोई एक आएगा, यहाँ पे बाकी एक बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। ठीक है, और बाकी अगर मैं इसको 6 को 3 एलिमेंट है 3 पे डिवाइड करूंगा तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाती थी। ठीक है, यानी कि ये 2 आ गया, और अगर ये 2 है तो 2 एलिमेंट थे, 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट आ गई 1। अगर 4 एलिमेंट की बात करूँ तो 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, तो ये हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट आ गई 4 एलिमेंट्स की, यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। ठीक है, और लेकिन अगर मैं लीनियर की बात करूँ, सर्कुलर की बात करूँ, तो ये 4 पे डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, तो 4 6 बार 24। ठीक है, तो ये आंसर आ जाया करेगा। अब देखिए, अब इसी को आगे चलता गया, फ़र्ज़ किया मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स की लीनियर अरेंजमेंट होती है n फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें तो n एलिमेंट्स है, उसको n प्लेसेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले पे n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, सो ऑन करता करता 3 to 1 तक जाएगा। सभी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये लीनियर अरेंजमेंट है, पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, अब इस लीनियर अरेंजमेंट को अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दूँ,
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, तो अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास सर्कुलर परमुटेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला ओपन करके देखो तो ये होता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n है, तो n से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया n माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ किया है मेरे पास 5 एलिमेंट है ना, कितने 5 एलिमेंट, तो ये 5 का फैक्टोरियल जो है ये लीनियर परमुटेशन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं सर्कुलर फाइंड करना चाहता हूँ तो n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 में से एक माइनस कर दूँ तो 4 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास यानी कि ये वाला हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन आ जाएंगे। तो इस तरह इस फार्मूले की मदद से हम डायरेक्ट ही अपनी सर्कुलर परमुटेशंस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए हैं, इंसानों के लिए हैं। ठीक है, इंसानों के लिए कैसे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट जाके बताता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक हो गया। पहले जान लें कि फ़र्ज़ किया कि एक मिनट, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में बराबर हो जाएंगे ना, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में बराबर देखें, तो ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल ली थी ए बी सी। ठीक है, दोबारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा बतानी पड़ रही हैं। देखें चलें, जितनी दफ़ा रिवाइज होगा आप लोग का ही फ़ायदा है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी सी ये तीनों आपस में सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन तीनों में से, तीनों आपस में सेम है ना, तो इन तीनों में से मैं कोई एक चीज़ उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी बी। ठीक है, ये तीनों आपस में सेम है, ये तीनों आपस में सेम है, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, मैं एक एक लेके ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया, देखें। ठीक है, तो इनको मैंने इरेज कर दिया, तीनों आपस में सेम सेम है ना, तो मैंने कोई एक एक ले ली। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस ऐसी परमुटेशन के लिए यानी कि कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो इसका क्या आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल होता है, यानी कि 3 माइनस वन फैक्टोरियल, 3 माइनस वन फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2 के, यानी कि 2 परमुटेशन आएंगी, जो कि एक ये है एक ये है। अब ये फार्मूला कब वैलिड है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हो, क्लॉकवाइज और यानी कि सी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू हो एंटी क्लॉकवाइज के, एंटी क्लॉकवाइज के। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी सी, ये चीज़ बन रही है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये भी ए बी सी है। क्लॉकवाइज हमारे पास आता है ए बी सी और एंटी क्लॉकवाइज भी है ए बी सी। अब ये चीज़ें तो सेम आ गई, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया है, नाम लेके मैं आपको समझा देता हूँ, चीज़ें नाम लेके। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक ह्यूमन ले लेता हूँ, इस पे मैं बॉय नंबर 1 कह देता हूँ, ये पहला लड़का है, ये बॉय नंबर 2 है, ये बॉय नंबर 3 है। ठीक है, ये बॉय नंबर 3 है। अब ये बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 है, सही। अब ये चीज़ हमेशा ऐसे ही रहेगी। अगर मैं बॉय 2 को यहाँ पे ले आऊँ, यानी कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूँ इसको, तो बॉय 1, और अगर ये देखें ये क्लॉकवाइज है ना, इस तरह ये क्लॉकवाइज है, क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, यानी कि ये इस तरफ को घूम रहा है, इसको मैं इस तरफ का घुमा दूं, तो ये B1 B2 और B3 यानी कि इस तरह बन जाएगा, और ये एक अलग चीज़ बन जाएगी। ठीक है, दोबारा समझिएगा, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 ये एक अलग चीज़ थी। ठीक है, लेकिन जब इनकी मैं तरतीब बदलूंगा ना, तो ये एक अलग परमुटेशन बन जाएगी, ये एक अलग अरेंजमेंट बन जाएगी, तो एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन अभी देखिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, 4 एलिमेंट लेके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 4 एलिमेंट लेके, ये मैंने बॉय 1 कह दिया, ये मैंने बॉय 2 कह दिया, ये मैंने बॉय 3 कह दिया, और ये मैंने बॉय 4 कह दिया। ठीक है, अब देखें कि ये इस तरह करेंगे ना, इस तरह, तो ये मेरे पास क्या आएगा, क्लॉकवाइज B1 B2 B3 और B4। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरतीब को मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चलूँ, यानी कि अगर मैंने इसको इस तरह लेके चलना हो, ठीक है, तो फिर कैसे आएगा, फिर B1 यहाँ पे ही रहेगा। अब पहले इधर को चला था, अब इधर को चलना है, तो अब B2 यहाँ पे,
अब मैं आपको चार्ट वाली एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं y1 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं y2 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं y3 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं y4 रख देता हूँ। अब ये क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो ये क्या चीज़ बनेगी, b1 b2 b3 और b4, ठीक है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चलूँ तो ये क्या चीज़ बनेगी, b1 b4 b3 और b2, ठीक है। तो ये दो परमुटेशन आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि अलग-अलग परमुटेशन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल नहीं है। तो इसकी अगर मैंने परमुटेशन निकालनी है तो इसका फार्मूला आएगा 4 एलिमेंट्स है -1 इसका फैक्टोरियल, यानी कि ये 3 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कब था, जब मैंने बॉयज़ लिए थे। अगर इनकी जगह पे मैं कोई और चीज़ ले लूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अब मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं की नंबर 1 कर लेता हूँ, चाबी नंबर 1, की नंबर 2, चाबी नंबर 2, की नंबर 3, चाबी नंबर 3 और की नंबर 4, चाबी नंबर 4, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। चलें जी, मैं इसको ना इसको ग्रीन का नाम दे देता हूँ, इसको ग्रीन का, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं ब्लू का नाम दे देता हूँ, चाबी नंबर 2 को। इसको मैं ब्लैक का नाम दे देता हूँ, चाबी नंबर 3 को। और इसको मैं येलो का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 चाबियाँ बना ली, चाबी कीज, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा। अब अगर ये इस तरह है ना, यानी कि ये सिक्के का एक रुख है, अगर मैं सिक्के का दूसरा रुख देखूं, यानी कि इसको मैं पलटा दूं, जब मैंने इसको पलटाया मरोड़ा थोड़ा सा तो ये ब्लू इस तरफ आ गया, ठीक है, येलो इस तरफ आ गया, यानी कि मैंने इसका पासा चेंज कर दिया, पासा पलट दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ये यहाँ का यहाँ ही रहा, क्योंकि मैंने पासा इस तरह को फेरा है, ठीक है, इस तरह को। तो जिस तरह हथेली पे एक सिक्के को खड़ा किया जाए तो हम घुमाई जाते हैं ना, जिस तरह मोटर के अंदर वो कार्बन्स फिरते हैं, जिस तरह आपका पंखा रोटेट करता है, बिल्कुल इसी तरह मैंने इसको रोटेट करने की कोशिश की। आपके पास बुक है ना कोई, तो उसे सीधी खड़ी कर लें और बाद में उसे घुमाई जाए, ठीक है ना, इसी तरह मैंने इसको घुमाया है तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंड पे ब्लैक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, अब ये क्लॉकवाइज की बात करें, इसकी क्लॉकवाइज की, तो ये क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, ग्रीन और फिर ब्लू और फिर ब्लैक और फिर येलो। तो अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन और फिर यहाँ पे ब्लू और फिर यहाँ पे ब्लैक और फिर येलो। देखें क्लॉकवाइज में क्या था, ग्रीन के बाद ब्लू, एंटी क्लॉकवाइज में ग्रीन के बाद ब्लू, फिर ब्लैक और येलो, फिर ब्लैक और येलो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो इस वक्त यानी कि जो दो दो परमुटेशन होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी एक एक पे, ठीक है, यानी कि ये दो परमुटेशन एक ही बन जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 4 ऑब्जेक्ट है, -1 करेंगे, इसका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बन गया। अब इस 3 फैक्टोरियल में जो भी हमारे पास अरेंजमेंट आई हैं उसमें दो दो सेम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम अपना एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बनता है 6 और इसका आंसर बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 आंसर बनेंगे, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में सेम हो जाए तो उस वक्त 2 से डिवाइड करते हैं, और जब ना सेम हो तो उस वक्त हम n-1 वाला फार्मूला लगाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, कहाँ पे नहीं है। जब जिंदा इंसानों की यानी कि लिविंग थिंग की बात करेंगे तो उस वक्त क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं हुआ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बेजान चीज़ों की बात करेंगे उस वक्त वो चीज़ें सेम हो जाया करेंगी, और उसके लिए n-1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला फार्मूला लगा करेगा, फैक्टोरियल सिर्फ ऊपर वाले का, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखें बंदे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, अब बंदों को तो नहीं ना हम पलटा सकते, यानी कि देखें ना कि ये आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, एक मिनट, ये आदमी यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो अब इसको मैं ऐसे तो नहीं ना कर सकता, लगी बात की समझ। जब इनको पलटाऊंगा तो इसका सर ऊपर है, टांगे नीचे। अब जब इसको मैंने पलटाया तो इसका सर अंदर को चला गया और टांगे बाहर को आ गई, तो इसको नहीं मैं उल्टा सकता। लेकिन ये कीज जो है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसको तो मैं इसका तो पासा पलट सकता हूँ ना, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास होता है। अब मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी है, अब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस सोल्व करते हैं डायरेक्ट ही बुक से। तो कंसेप्ट आपके पास सभी हैं, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सारा आपको पता चलेगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। परमुटेशंस ऑफ थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करें तो ऐसी परमुटेशन को सर्कुलर परमुटेशन कहते हैं। आपने सिंपल कहना है कि सर्कल के ऊपर जो अरेंजमेंट्स होती हैं उनको सर्कुलर परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बताया गया है ए बी सी, ए के बाद बी है और फिर बी के बाद सी है,
और यहाँ पे ए के बाद सी है और सी के बाद बी है, तो ये दोनों आपस में अलग-अलग है। ठीक है, ए बी सी और ए सी बी, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, ये उन्होंने कहा है कि आर डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ लीनियर बट सेम इन द केस ऑफ सर्कल। ए के बाद बी और फिर सी, ए के बाद सी और फिर बी। नहीं, ये इन्होंने गलत लिखा है। देखें, ए के पीछे बी है और ए के आगे सी है, तो यहाँ पे ए के आगे बी है, ए के पीछे सी, तो ये लाइन यहाँ पे गलत लिखी है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये बुक में ज़रा सी मिस्टेक है। उन्होंने कहा है कि द परमुटेशन ए बी सी एंड ए सी बी आर डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ लीनियर। लीनियर में ये दोनों अलहदा है, हाँ मैं भी मानता हूँ अलहदा है, बट सेम इन द केस ऑफ सर्कल। ये बात गलत लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है, ये गलत। ये सर्कल में भी अलहदा है। क्यों? क्योंकि ए के आगे बी है, पीछे सी, यहाँ पे ए के आगे सी आ रहा है, पीछे बी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, एग्जाम्पल कौन सी बनती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ए आ जाता, यहाँ पे बी ही रहता, यहाँ पे सी रहता, ये एग्जाम्पल ठीक है, यानी कि अब ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो ये ज़रा सी यहाँ मिस्टेक है, वो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कहा है कि सपोज देयर एन ऑब्जेक्ट है, तो n माइनस वन फिक्टोरियल आ जाएगा, ये आपको डिटेल से बता दिया है। अगर 3 पर्सन है तो 3 माइनस वन फिक्टोरियल यानी कि 2 फिक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह बताया गया है। अब ये भी चीज़ गलत है, ये बल्कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, अगर नॉन लिविंग की बात करें तो उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन सेम हो जाती है। ठीक है, देखें अगर बात करें नॉन लिविंग थिंग की तो ए बी सी जो है ये इक्वल हो जाएगा ए सी बी के। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, कब? नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ठीक है, तो ये ठीक लिखा गया है, ए बी सी जो है वो ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली ठीक लिखी है। और इसके लिए हैंस परमुटेशन ऑफ एन बीड्स के लिए, मोतियों के लिए, ठीक है, गोलियों के लिए और कीज़ के लिए, नेकलेस में या की रिंग के लिए फिर ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, दो कैसे सेम होते हैं मैंने आपको कलर से बताया है। अब नेक्स्ट देखें, थोड़ी मार कहा गया है कि ये फार्मूला नोट 1 नोट 2 जो है, नोट 1 जो है लिविंग थिंग के लिए है, यानी कि लिविंग थिंग के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो n माइनस वन फिक्टोरियल हुआ करेगा, और जो नॉन लिविंग के लिए है वो फार्मूला हुआ करेगा n माइनस वन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूले कैसे लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए है, क्योंकि बंदों को हम उल्टा नहीं सकते। ये नहीं कि उनकी टांगे नीचे करके और पाँव ऊपर करके बिठा दिया, इस तरह नहीं होता, इस वजह से। ठीक है, लेकिन चाबियाँ का सीधा पूठा यानी कि जिस तरह भी है वो चेंज नहीं होता, सीधा उल्टा। अब देखें, ये थ्योरम बताया गया है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है उनको सर्कल पे अरेंज किया जाए तो इनका फार्मूला ये निकल के आता है। तो यही बात की गई है कि अगर लीनियर अरेंजमेंट में देखें तो 1 से लेके n तक ऑब्जेक्ट है तो लीनियर अरेंजमेंट n फिक्टोरियल आएगा। लेकिन अगर हम उसको देखना चाहें सर्कुलर पर तो हमें एक चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। एक और इसका देखने का नज़रिया मैं बताता हूँ। 4 ऑब्जेक्ट है ना, तो 4 में से एक को निकाल दें, एक को फिक्स कर दें, यानी कि फ़र्ज़ किया ये 4 है ना, एक को फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, बाकी 3 बचे, तो 3 को आप लीनियर की तरह ट्रीट कर लें। ठीक है, तो ये देखें 3 2 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह अगर n ऑब्जेक्ट है तो n में से एक कुर्सी को आपने फिक्स कर लिया, बाकी n माइनस वन तक बचे, तो n माइनस वन को लीनियर अरेंजमेंट में देख लें तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक को फिक्स कर लिया, बाकी देख लेंगे। तो बिल्कुल यही किया गया है कि उन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ सर्कल वन ऑब्जेक्ट का है जो उसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, समवेयर कहीं पर भी एट द सर्कल वो कैन ऑब्जर्व द अदर ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने कहा है कि सर्कल पे कहीं पे भी एक को फिक्स कर दें ताकि हम बाकी को ऑब्जर्व कर सकें। बिकॉज इफ़ वी डू नॉट फिक्स एन ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं करेंगे, द ऑब्जेक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर विल क्रिएट द सेम परमुटेशन विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो कहते हैं कि बार बार वही परमुटेशन आ जाएंगे जिनमें हम फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज़ फिक्स, अगर एक को फिक्स कर दिया जाए तो बाकी n माइनस वन ऑब्जेक्ट बनेंगे, और उनको अरेंज करना किस तरह, अब लीनियर की तरह उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो लीनियर को आपको पता है अगर n ऑब्जेक्ट हो तो हम n p n से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब n माइनस वन ऑब्जेक्ट बाकी बच जाएंगे, एक को तो फिक्स कर दिया तो फिर ये n ये बच जाएगा। तो इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, n फिक्टोरियल, अगर यहाँ पे r है तो ओवर n माइनस आर फिक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये n की जगह n फिक्टोरियल ओवर n माइनस ये r की जगह लिखा हुआ है, यानी कि ये r की जगह पे ये चीज़ लिखी गई है, और ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, बाकी 0 का फैक्टोरियल रह गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हम
तो ये हमारे पास हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरी इजी। उन्होंने कहा है कि एक डीसीयू है, एक डीसीयू है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट्स टू डिस्कस द लॉ and order situation in their district. In how many ways can they sit at a round table? Three particular DCOs insist in sitting together. पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ किया है कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 मेंबर्स ही, अगेन 3 नहीं 4 मेंबर ले लेता हूँ। कितने? 4 मेंबर ले लेता हूँ। तो 4 मेंबर के लिए फार्मूला क्या होगा? 4 - 1 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। अब देखें 6 परमुटेशन आ गई हैं। अब ये 6 परमुटेशन आ गई। अब अगर इनमें से कहता है कि 2 बंदे कहते हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, तो वो 2 बंदे अगर ए बी है, फ़र्ज़ किया 2 बंदे क्या है? ए बी है, तो ए बी ऐसे भी बैठ सकते हैं, वो ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो एक दफ़ा इसके साथ 6 और एक दफ़ा इस वाले के साथ 6, तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 है, तो 12 आ जाएगा। अगर 3 बंदे कहते हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, तो हम कहेंगे ए बी सी, वो 3 बंदे ऐसे भी बैठ सकते हैं, ए सी बी वो 3 बंदे ऐसे भी बैठ सकते हैं, बी ए सी ऐसे भी 3 बंदे बैठ सकते हैं, बी सी ए ऐसे भी बैठ सकते हैं, सी ए बी ऐसे भी बैठ सकते हैं, सी बी ए ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, 3 बंदे कहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है, तो 3 एक दफ़ा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 6 के साथ ये, इसके लिए 6 लादा, इसके लिए 6 लादा, इसके लिए 6 लादा, तो ये 6 बंदे हैं, तो 6 × 6 यानी कि 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात इस तरह लेके चली जाती है। ठीक हो गया। तो हाँ जी, अगर फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे 5 मेंबर होते तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाना था, यानी कि 24, और फिर 24 × 6 आना था। ये वाली बात है। तो चलिए आइए हम डिस्कस, ये वाली चीज़ क्या है? जितने बंदे कहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है, उतने का फैक्टोरियल। अगर 2 कहते हैं तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने कंसेप्ट पे आते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें, 3 कहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है, टोटल 11 है, तो 11 - 11 distinct made to instate Allah there in how many ways can seated at the round table DCO considering the 3 DCOs as a unity. अब उन तीनों को एक माना जाएगा, अब उन तीनों को एक माना जाएगा। ठीक है, वो मैंने पीछे आपको कंसेप्ट नहीं बताया, लेकिन आप जान लें उन तीनों को एक माना जाएगा। ठीक है, तो फिर जो मैंने एग्जांपल आपको दी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, पीछे जो मैंने एग्जांपल दी उसमें मिस्टेक हो गई होगी। जब तीनों को एक माना जाएगा तो इन तीनों को कैंसिल करके एक माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12 में से 3 निकाले 9। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास 9 मेंबर आ गए। ठीक है, तो 9 में से 1 निकाला, ये हमारे पास टोटल्स आ गए। ठीक है, यानी कि 8 आ गए, 8 का फैक्टोरियल आ गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब 3 कहते हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है, वो 3 कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं? 6 तरीक़ों से। कैसे? अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी, यानी कि 3 फैक्टोरियल के तरीके से बैठ सकते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन 5 मैन एंड 5 वुमेन। 5 मैन है और 5 ही वुमेन है, वो एक राउंड टेबल पे बैठना चाहते हैं। 2 पर्सन कोई भी सेम ना आए, टोटल 10 है ना? कितने हैं? टोटल 10 है, तो कोई भी इकट्ठा ना बैठे। किसी एक वुमेन या किसी एक लड़की या किसी एक लड़के को फिक्स कर लें। फ़र्ज़ किया मैंने एक मैन को फिक्स कर लिया, एक मैन को फिक्स कर लिया, बाकी 4 मैन बचे और 5 वुमेन बची। इनको लीनियर की तरह अरेंज कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटें हैं। ठीक है, एक को फिक्स कर लें, आपको पता है बाकी हम लीनियर की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले एक मैन तो फिक्स कर दिया ना, आप वुमन भी फिक्स कर सकते थे। अगर वुमन फिक्स कर ली तो बाकी 4 वुमन, 5 आदमी रह जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये 4 है तो 4 में से कोई एक आ सकता है, बाकी रह जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी 2 और ये बाकी 1 और बाकी थे। 5 वुमन की बात करें तो कोई भी 2 वुमन इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वुमेन ज़्यादा है तो हम वुमेन को कर लेते हैं। 5 में से कोई एक यहाँ आ जाएगी, बाकी बचेगी 4, बाकी बचेगी 3, बाकी बचेगी 2, बाकी बचेगी 1। तो ये पिंक वाले को मल्टीप्लाई करें 5 फैक्टोरियल बनता है, ब्लैक वाले को करें 4 फैक्टोरियल बनता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये लिखा गया है, उन्होंने किसको? मैन को फिक्स किया, मैन को। ठीक है, तो इसकी सर्कुलर परमुटेशन 4 - ये आ जाएंगे। ठीक है, और मैन को फिक्स कर दिया है तो बाकी जो है उसको लीनियर की तरह ही लेके चला जाएगा। 5 वुमेन के लिए 5 सीटें हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 फैक्टोरियल ये है और 4 फैक्टोरियल ये वाला है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें, ये नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21। उन्होंने कहा है कि 9 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स होंगी। ठीक है, और इनको 2 डिफरेंट टेबल्स पे बिठाना है। तो 9 मेल्स के लिए अगर इसको एक टेबल पे बिठाना है तो 9 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि इसके लिए 8 फैक्टोरियल आ जाएगा।
और इन 5 को ज़्यादा टेबल पे बिठाना है तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इनको भी टेबल पे बिठाना है और इनको भी, तो और का वर्ड यूज़ किया गया है और। तो और के लिए आपको पता है कि एंड यूज़ होता है, मल्टीप्लाई यूज़ होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है, नोट दिया गया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ईजी है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये कहा गया है इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज़। अब ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग अगर 4 कीज़ है तो 4 के लिए 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पासा बदल दें, उल्टा दें उनको, तो वो सेम ही होती हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ओवर 2, 2 3 आर 6। अब ये मैं जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ, कंसेप्ट आप लोग के पास है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r के लिए सर्कुलर परमुटेशंस लेनी है। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ किया कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को मैंने सर्कल पे अरेंज करना है, तो फिर हम किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक हो गया, तो देखें ए एक सेट है जिसमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n r हमने एक लिया है जो कि जीरो से बड़ा या इससे इक्वल, n से छोटा या इससे इक्वल है। सर्कुलर r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो हम कहेंगे r सर्कुलर परमुटेशंस हैं। ठीक है, इसको इससे डिनोट किया जाता है n q r से। ठीक है, और इसका आंसर किसके इक्वल आया करेगा, इसके इक्वल। यानी कि आप पहले NPR निकाल लें, NPR फाइंड कर लें। ठीक है, और NPR फाइंड करने के बाद आप क्या करें, उसे R से डिवाइड कर दें। यहाँ पे क्या लिखा गया है, फ़र्ज़ किया है कि इफ़ वी टेक n ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट है ना, 5 थे, तो 5 के 5 ही हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें 5 को फिक्स करना है, तो हम पढ़ के आए थे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस फार्मूले से करना चाहें तो 5 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो क्या आ जाएगा, ऊपर NPR आ जाएगा, यानी कि 5p5 आ जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल ही आएगा। तो ये इन जनरल किया हुआ है कि NPN अगर 5 यानी कि यही आ जाए, तो फिर हम इसको मजीद सोल्व करके दोबारा यही फार्मूला बन जाएगा। एक एग्जांपल दी गई है, एक सेट में 4 एलिमेंट है, 3 को अगर हम सर्कल पे अरेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, 4p3 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया, तो 4p3 हमारे पास 24 होएगा, और ये 3 और 3 देख लें 8 बार 24 होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट एग्जांपल सोल्व, इसके बाद देखते हैं हम क्या आएगा। तो इसके बाद आती है एक्सरसाइज 1.2। तो इसके पहले हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।